very warm welcome to the CLAT Extreme 50 batch where together we are preparing for your CLAT, SLAT, ALET and LSAT examination. So together we are studying the subject of legal reasoning और पिछली क्लास में हमने कवर किया था टॉर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट। हमने जाना था कि टॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है, whether it is a civil wrong or a criminal wrong, what are the essentials to constitute a tort। इसके अलावा हमने और क्या डिस्कस किया था, वेरियस टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स। और फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट जाना था, दैट वाज वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, जिसके बेसिस पे हमने एक पैसेज भी सॉल्व किया एंड अल्टीमेटली आई आल्सो गिव यू वन क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। Then in today's class, similarly, we will be continuing the concept of tort law only, और उसमें हम आज क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, let us have a quick look at that। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे negligence and types of liability, and on the basis of that we will be solving two passages, negligence और liability के concept पे। So without any further ado, let us begin with the concept of negligence। So negligence क्या है? Negligence is also one of the torts। जो हमने पिछली क्लास में टॉर्ट्स पढ़े थे, चाहे वो ट्रेसपास था, चाहे वो डेफेमेशन था, चाहे वो कन्वर्जन था, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट था, असॉल्ट बैटरी था, वो हमने क्या पढ़ा था, वो सभी इंटेंशनल टॉर्ट्स थे। यानी कि जब भी उनमें से किसी टॉर्ट के लिए आपको पनिश किया जाएगा, आपसे कॉम्पनसेशन मांगी जाएगी, आपसे डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे, उसमें हमेशा डिफेंडेंट की इंटेंशन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट नेग्लिजेंस की अगर बात करें, negligence is also, it is a type of tort, but here we can say intention is not relevant। यहां पर इंटेंशन रेलेवेंट नहीं होती है, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा ये नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट है, उस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, दैट इज डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन। तो इस केस ने हमें क्या बताया था कि जब भी हमें किसी को नेग्लिजेंस के टॉर्ट के लिए पनिश करना है तो हमें तीन एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल करनी है। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट दोस थ्री कंडीशंस। सो थ्री एसेंशियल कंडीशंस फॉर नेग्लिजेंस। कौन कौन सी है? सबसे पहले है ड्यूटी टू टेक केयर। पहले मैं सारे एसेंशियल्स लिख देती हूँ, फिर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि ये तीनों एसेंशियल्स कैसे फुलफिल होते हैं। पहला हो गया ड्यूटी टू टेक केयर, दूसरा हो गया ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है, और तीसरा हो गया सम इंजरी और डैमेज हैज बीन कॉज्ड, ठीक है। तो डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन के केस में ये तीन चीजें बताई गई थी कि जब भी हम किसी को नेग्लिजेंस के टॉर्ट के लिए पनिश करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये तीनों एसेंशियल्स फुलफिल्ड हैं या नहीं। अब इन तीनों एसेंशियल्स को हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज एक डॉक्टर था, वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो उसकी ड्यूटी क्या है कि वो डिलीजेंटली ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जो उसके जितने भी टूल्स हैं, जितने भी उसके जो भी वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेगा, वो सभी सैनिटाइज्ड होंगे और वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। वो उसकी क्या है? ड्यूटी टू टेक केयर। बट व्हाट हैपेंस, he comes to perform the operation in an intoxicated state, यानी कि he was heavily drunk and in the intoxicated state he performs the operation। So there is a breach of duty, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी कि वो अपनी सेंसेस में with due care and caution operation perform करेगा। Now when somebody is heavily intoxicated, heavily drunk, वो कैसे अपनी सेंसेस में ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा? एंड वाइल ही वॉज परफॉर्मिंग द ऑपरेशन करते वक्त उसने जिस व्यक्ति का वो ऑपरेशन कर रहा था उसके एब्डोमेन में एक कॉटन का स्वैब छोड़ दिया या कोई एक सीजर छोड़ दिया, तो बाद में उस व्यक्ति को इन्फेक्शन कॉज हो जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ कॉज हो जाती है। या अगर डेथ भी नहीं होती तो उस इन्फेक्शन से रिकवर करने में उसके बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, यानी कि उसे कुछ इंजरी या उसको कुछ डैमेज या उसको कुछ लॉस कॉज हो जाता है। तो इस केस में ये नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस कैसे है? ये तीनों कंडीशन फुलफिल है। पहला, डॉक्टर की ड्यूटी टू टेक केयर थी। दूसरा, उसने ड्यूटी को ब्रीच किया कि उसको डॉक्टर को हम एक्सपेक्ट करते हैं विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता, बट उसने वैसे नहीं किया। फिर
उसकी इस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से एक जो उसका पेशेंट था उसको इन्फेक्शन हुआ, उसको उस इन्फेक्शन से रिकवर करने में बहुत टाइम लगा, उसके बहुत पैसे लगे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराने में। तो वहां पर उसने क्या, जो पेशेंट था उसने लॉस सफर किया। तो जो पेशेंट ने डॉक्टर के अगेंस्ट एक्शन लिया अंडर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस में अब हमने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, इंटेंशन इज नॉट रेलेवेंट। अब डॉक्टर ये नहीं कह सकता मेरी तो कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं वहां पे अंदर सीजर छोड़ दूं या कॉटन स्वॉब छोड़ दूं जिससे कल को उसको इन्फेक्शन हो जाए। सो कोर्ट विल से योर इंटेंशन इज इररेलेवेंट, क्योंकि आपकी ड्यूटी थी, आपने ड्यूटी का टेक केयर नहीं किया, आपने ड्यूटी का ब्रीच किया, और उस ब्रीच की वजह से अगर किसी थर्ड पर्सन को इंजरी हुई है तो आप पर तो लायबिलिटी जरूर आएगी। सो दिस वे नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे टॉर्ट लॉ का, और इसके बेस पे आज हम एक पैसेज भी सॉल्व करने वाले हैं एंड वी विल बी सॉल्विंग वेरियस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, अब नेग्लिजेंस के बाद नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी किस पे लाई करती है? लायबल मतलब जब हम किसी को गलत ठहराते हैं कि तुमने ये गलती की है, हम उसको लायबल बना रहे हैं। ठीक है, तो लायबल कौन होता है? डिफेंडेंट। तो हमेशा एक टॉर्ट में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है प्लेंटिफ और दूसरा होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ मतलब जो कंप्लेंट कर रहा है, कंप्लेंट फाइल कर रहा है कि मेरा ये राइट वायलेट हुआ है। डिफेंडेंट मतलब जो अपने आप को डिफेंड करता है, अपने आप को बचाता है, जिसके अगेंस्ट हम एक्शन ले रहे होते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटी किस पे अराइज होगी? लायबिलिटी हमेशा डिफेंडेंट पर होती है। ठीक है, तो हमारी टॉर्ट लॉ में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लायबिलिटी, लेट अस हैव अ लुक एट देम। तो 3 लायबिलिटीज कौन कौन सी है? फर्स्ट इज योर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, सेकेंड इज योर एब्सोल्यूट लायबिलिटी, थर्ड इज योर वाइकेरियस लायबिलिटी। ठीक है, तो टॉर्ट लॉ में आपकी ये 3 तरीके की लायबिलिटीज दी गई हैं। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी पे कोई ऐसा डेंजरस एलिमेंट स्टोर करता है जहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये इस प्रॉपर्टी से बाहर गया तो आसपास के रहने वाले लोगों को इंजरी कॉज हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, कोई हेल्थ इल इफेक्ट कॉज हो सकता है। या इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपने आपके घर पे एक बहुत ही फेरोशियस डॉग, यानी कि वो लोगों पे अटैक करता है, उसको अपने घर में पाल रखा है। अब आपकी जिम्मेवारी है ना, आप उसको बांध के रखोगे ताकि वो घर से बाहर ना जाए, लोगों को ना काटे। अब आपने ध्यान नहीं दिया, वो बाहर चला गया, उसने लोगों को काटा, तो उस पे क्या है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। When you are storing something or you're keeping something in your property, जो अगर आपकी प्रॉपर्टी से बाहर जाए वो लोगों को नुकसान कर सकता है, लोगों को कोई इंजरी कॉज कर सकता है, तो उस केस में अगर किसी व्यक्ति को इंजरी कॉज होती है तो आप क्या हो? स्ट्रिक्ट लायबल, स्ट्रिक्टली लायबल हो। ठीक है, आपको कोई डिफेंस नहीं दिया जाएगा, आपकी इंटेंशन रेलेवेंट नहीं होगी। यू विल बी मेड स्ट्रिक्टली लायबल कि आपने आपकी प्रॉपर्टी पे ऐसा डेंजरस एलिमेंट स्टोर किया था, तो उसकी संभाल करना भी आपकी ही जिम्मेवारी थी। ठीक है, अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हियर सर्टेन डिफेंसेस आर अवेलेबल। ठीक है, तो मतलब जो डिफेंडेंट है वो कुछ डिफेंसेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। आप मुझे बताओगे हमारे कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या डिफेंसेस एक डिफेंडेंट के पास अवेलेबल हो सकते हैं कि वो इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बच सके। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक्ट ऑफ गॉड। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं, बाकी के एग्जांपल्स आपको मुझे देने कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो डिफेंसेस अवेलेबल में एक एग्जांपल है एक्ट ऑफ गॉड, कि आपने आपकी प्रॉपर्टी पे न्यूक्लियर एलिमेंट को स्टोर कर रखा था, यूरेनियम स्टोर कर रखा था, जिसको पता है कि अगर ये आपकी प्रॉपर्टी से बाहर गया तो बहुत ही डैमेज कॉज कर सकता है। ठीक है, वो आपने ध्यान नहीं रखा, आपकी प्रॉपर्टी से बाहर चला गया, तो आप पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंपोज होगी। बट एक्ट ऑफ गॉड, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, सुनामी आ गई, उसकी वजह से अगर वो लीक हो गया, उसकी वजह से किसी को नुकसान हो गया, तो आप पे लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो इस तरीके से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में वी हैव सर्टेन डिफेंसेस अवेलेबल टू अस। ठीक है, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का लैंडमार्क केस कौन सा है? इट इज रेलेंस वर्सेस फ्लेचर। ठीक है, रेलेंस वर्सेस फ्लेचर इज द लैंडमार्क केस
देन एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में सिर्फ ये अंतर है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में देयर इज नो डिफेंस अवेलेबल, ठीक है, नो डिफेंस अवेलेबल टू द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के पास यहां पर कोई भी डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है, तो ये इससे भी सीवियर नेचर का है। और इसका लैंडमार्क केस है एमसी मेहता वर्सेस श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो ये कौन से केस से आया था? एमसी मेहता वर्सेस श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो आप में से बहुत से बच्चों ने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, तो वो एक लैंडमार्क इवेंट था। उसके बाद हमारी कंट्री में एक सिमिलर इवेंट एक दिल्ली में हुआ था, वहां पर भी एक गैस लीक हुई थी, बहुत लोगों को इंजरी कॉज हुई थी। तो वहां से फिर ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल आया कि लोग डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते। जब आप आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ ऐसा हैजार्डस स्टोर कर रहे हो जिससे लोगों को इंजरी, इतने लेवल की इंजरी कॉज हो सकती है कि उनकी आने वाली जनरेशंस भी इफेक्ट हो रही हैं, तो वहां पर आप पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंपोज कर दी जाएगी, ठीक है। देयर यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड विद एनी काइंड ऑफ डिफेंसेस, यू विल बी मेड एब्सोल्यूटली लायबल फॉर द इंजरी कॉज टू एनी अदर पर्सन आउटसाइड द प्रीमाइसेस, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। तो वाइकेरियस लायबिलिटी कब अराइज होता है? ये इन दोनों से डिफरेंट है। वाइकेरियस लायबिलिटी, जैसे अगर आप लोगों ने मास्टर सर्वेंट का रिलेशन सुना हो, या एक मान लो आई एम द ओनर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, मैं अपने नीचे कुछ एजेंट रखती हूँ, वो क्या है? एक प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है। तो जब मैं अपने एजेंट को वो पॉलिसी बेचने के लिए मार्केट में भेजती हूँ और वो पॉलिसी बेचते हुए किसी के साथ कोई फ्रॉड कमिट करता है, किसी से ठगी करता है, किसी से पैसे ले लेता है और वो एक फ्रॉड उसने कमिट कर दिया, तो उसके लिए हु विल बी लायबल? द मास्टर विल ऑल्सो बी लायबल। सो हेयर वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब है जो मास्टर है, द ओनर है, वो पर्सन विल बी ऑल्सो मेड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द अदर पर्सन। यानी कि व्हेन यू आर एक्टिंग थ्रू द अनदर पर्सन, जब आप अपने काम किसी और थर्ड पर्सन से करवा रहे हो और वो थर्ड पर्सन अगर कोई अनलॉफुल एक्ट करता है तो उसमें आपकी भी लायबिलिटी होगी, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। नाउ विद दिस लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पैसेज एंड लेट्स सी कि फर्स्ट पैसेज हमारे कौन से टॉपिक पर बेस्ड है, ठीक है। So first topic is in our regular lives negligence. So this relates to the concept of negligence. In our regular lives negligence highlights the meaning of carelessness. तो negligence हम day to day language में किन चीजों के साथ interchangeably यूज करते हैं? carelessness, negligent है, careless है, and the quality and state of being negligent, but according to the legal sense negligence leads to the non fulfillment. तो बट अगर हम लीगली बात करें तो नेग्लिजेंस कब होता है? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक केयर, यानी कि आपकी कुछ ड्यूटी थी, आपने वो परफॉर्म नहीं की, तो हम उसको एक टॉर्ट मानेंगे, उसको हम टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस कंसिडर करेंगे, विच अ परफॉर्मर शुड टेक एज अ रीजनेबल मैन इन ऑल द सिचुएशंस। वो व्यक्ति जो एक रीजनेबल पर्सन, कोई भी रीजनेबल पर्सन ऐसा काम नहीं करेगा, उसके पर्सपेक्टिव से हम डिटरमिन करते हैं कि क्या वो एक्ट नेग्लिजेंट था या वो एक्ट नेग्लिजेंट नहीं था। अब ये रीजनेबलनेस का टेस्ट भी हमें किसने दिया था? डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन ने। उसने हमें कहा था कि जब भी हम ये डिसाइड करेंगे कि इस व्यक्ति ने नेग्लिजेंट एक्ट किया है या नहीं किया, जब भी हम उससे नेग्लिजेंस के डैमेजेस क्लेम करेंगे, हम सिर्फ एक चीज देखेंगे कि उसकी जगह कोई और रीजनेबल व्यक्ति होता तो क्या वो भी ऐसा करता, तो क्या वो भी ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता, तो क्या वो भी इस तरह की इंजरी कॉज कर पाता। तो हमेशा व्हेनेवर वी टेक और वी अवॉर्ड compensation on the basis of the tort of negligence, what we see, we consider the test of reasonableness. हमेशा हम ये देखेंगे कि क्या इसकी जगह अगर कोई रीजनेबल व्यक्ति होता, कोई और प्रूडेंट आदमी होता, तो क्या वो भी ये टॉर्ट कमिट करता। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। देन प्राइमरी फैक्टर्स टू कंसिडर इन ascertaining whether the person's conduct lacks reasonable care are the foreseeable likelihood that the person's conduct will result in harm, the foreseeable severity of any harm that may ensue, यानी कि फोर्सिएबिलिटी, कि क्या वो फोर्स ही कर सकते थे, कि क्या आपको लगता था कि आपके एक्शन से ऐसी इंजरी कॉज हो जाएगी, फिर भी आप वो करते हो, तो आप बिल्कुल नेग्लिजेंस के लिए लायबल माने जाओगे।
फोर्सिएबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जहां फोर्स ही कर सकते हो, जहां पे आपको लगता है कि हाँ कल को ये इंजरी कॉज हो जाएगी, अगर मैंने ये एक्शन किया तो कल को इसको ये इंजरी कॉज हो जाएगी या ये हार्म कॉज हो जाएगा। वहां पर मेरे को क्या, जब भी नेग्लिजेंस के लिए मुझे पनिश किया जाएगा तो ये देखा जाएगा वेदर देयर वाज फोर्सिएबिलिटी, कि क्या मैं उन कॉन्सिक्वेंसेस को फोर्सी कर सकता था या नहीं। देन the burden of precautions to eliminate or reduce the risk of harm. The term negligence is used for the purpose of fastening the defendant with liability. यानी कि डिफेंडेंट पे एक लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए अंडर द सिविल लॉ एंड एट टाइम्स अंडर द क्रिमिनल लॉ। तो जो नेग्लिजेंस का प्रिंसिपल है ना, वो सिविल लॉ में भी पनिश हो सकता है और वो क्रिमिनल लॉ में भी पनिश हो सकता है। Generally speaking, negligence is the amount of damages incurred which is determinative of the extent of liability in tort, but in criminal law it is not the amount of damages but the amount and degree of negligence that is determinative of liability। यानी कि सिर्फ ये लास्ट लाइन का क्या मतलब है कि सिविल लॉ में जब हम ये देखते हैं कि उसकी वजह से कितनी डैमेजेस पे करनी पड़ेंगी, कितना नुकसान हुआ है, जबकि क्रिमिनल लॉ में हम क्या देखते हैं, What we see the degree and the extent, कि उसकी वजह से दूसरे व्यक्ति को कितनी इंजरीज कॉज हुई, कितना नुकसान हुआ, उसके बेसिस पे फिर हम उसको जो है पनिशमेंट अवॉर्ड करते हैं। देन negligence is a form of tort which evolved because of some types of loss or damage occur between parties that have no contract between them। यानी कि इन पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था आपस में, बट एक पार्टी की गलती की वजह से दूसरी को कुछ नुकसान हो जाता है, एंड देयरफॉर देयर इज नथिंग फॉर वन पार्टी टू सू द अदर ओवर। द टेस्ट रिक्वायर्ड दैट, तो इसमें टेस्ट रिक्वायर्ड क्या है, दैट द हार्म मस्ट बी रीजनेबली फोर्सिएबल result of the defendant's conduct. A relationship of proximity must exist. It must be just and fair, just and reasonable to impose liability. यानी कि reasonable foreseeability होनी चाहिए। अब मैं रोड पर गाड़ी चला रही हूँ, वहां पे स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर, आपको पता है कि वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, देयर यू आर ड्राइविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर, तो देयर इज रीजनेबल फोर्सिबिलिटी कि आप इतनी तेज गाड़ी चलाओगे तो देयर आर हाई चांसेस कि यू मे मेट विद एन एक्सीडेंट, यू मे कॉज इंजरी टू समवन। तो नेग्लिजेंस के लिए रीजनेबल फोर्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। फिर रिलेशनशिप ऑफ प्रॉक्सिमिटी मस्ट एग्जिस्ट। प्रॉक्सिमिटी मतलब इतनी तेज गाड़ी चलाऊंगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, प्रॉक्सिमिटी ज्यादा है मतलब चांसेस ज्यादा हैं। देन इट मस्ट बी फेयर एंड जस्ट रीजनेबल टू इम्पोज लायबिलिटी। अब जब आपको पता है आपके एक्शन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके बाद भी आप वो एक्शन कंटिन्यू कर रहे हो, तो फिर इट विल बी फेयर एंड जस्ट कि जो आपकी एक्शंस की वजह से किसी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई या उसकी कॉम्पनसेशन भी आप ही पे करोगे। ठीक है। देन एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो नेग्लिजेंस के क्या एलिमेंट्स हैं अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इवन दो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू about these three elements, but now let us discuss them in little detail। तो पहला एलिमेंट कहता है ड्यूटी टू टेक केयर, और वो ड्यूटी किसकी है, प्लेंटिफ की। ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ, यानी कि मेरी कुछ ड्यूटी थी, जिम्मेवारी थी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ कि मैं इंजरी कॉज ना करूं उस प्लेंटिफ को या उसके राइट्स को रिस्पेक्ट करूं। देन इट मीन्स अ लीगल ड्यूटी रादर देन अ mere moral, religious, social ड्यूटी। ठीक है। The plaintiff has to establish that the defendant owed to him a specific legal duty of taking care of which he has made a breach। तो जब भी कोई plaintiff नेग्लिजेंस के टॉर्ट के अंदर डैमेजेस मांगने जाएगा कोर्ट में, तो उसे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट है उसकी ड्यूटी टू टेक केयर थी, उसकी जिम्मेवारी थी, उसको पता था फोर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस की ये हो सकता है उसके एक्शंस का रिजल्ट, फिर भी उसने ऐसा किया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। ठीक है। तो ये प्रूफ कौन करेगा, प्लेंटिफ। देन देयर शुड बी अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी कि breach of duty means non-observance of due care which is required in a particular situation। कि किसी भी हम एक reasonable prudent person से ऐसी उसकी जो duty to take care या non-observance एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उस सिचुएशन में कोई भी और आम आदमी होता तो शायद वो ये ऐसा नहीं करता, या वो डिफरेंटली डील करता सिचुएशन से, या वो ब्रीच नहीं करता। देन द स्टैंडर्ड इज दैट ऑफ अ रीजनेबल मैन, यानी कि उसकी जगह कोई भी एक आम आदमी होता तो क्या वो कैसे एक्ट करता ये हम देखेंगे। और ऑफ एन ऑर्डिनरीली प्रूडेंट मैन,
इफ द डिफेंडेंट हैज एक्टेड लाइक ए रीजनेबली प्रूडेंट मैन देयर इज नो नेग्लिजेंस। ठीक है, सो वही मैंने अभी आपको क्या बताया था जब मैं डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन बता रही थी, टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, कि जब भी किसी व्यक्ति को नेग्लिजेंस के टॉर्ट के लिए पनिश किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि उस व्यक्ति की जगह, डिफेंडेंट की जगह कोई रीजनेबल मैन होता तो क्या वो भी यही काम करता। तो अगर उसका जो एक्शन है वो ये कंडीशन को क्वालिफाई करता है कि उसकी जगह अगर कोई भी XYZ रीजनेबल पर्सन होता तो वो भी यही करता, देन ही विल नॉट बी पनिश्ड फॉर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। अंडरस्टूड? नाउ negligence is the omission to do something which a reasonable man guided upon those consideration which ordinarily regulate the conduct of human affairs would do, or doing something which a prudent and reasonable man would not do। यानी कि जो एक रीजनेबल व्यक्ति नहीं करता आप वो एक्ट परफॉर्म कर रहे हो, देन इट विल बी नेग्लिजेंस। या जो एक रीजनेबल व्यक्ति बचता करने से कि उस पे ड्यूटी इंपोज है कि आपको ऐसा नहीं करना है, या आपको ये एक्ट परफॉर्म करना है कि एज अ रीजनेबल मैन आप उसका उल्टा परफॉर्म कर रहे हो, देन यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द नेग्लिजेंस। सो द लॉ रिक्वायर्स टेकिंग ऑफ 2 points into consideration to determine the standard of care. What are those 2 points? Importance of the object to be attained and the magnitude of the risk and the amount of consideration for which services offer etc are offered। ठीक है, सो ये चीजें हमेशा कंसिडरेशन में रखनी है। देन डैमेजेस का क्या मतलब है? इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द डिफेंडेंट्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी मस्ट कॉज डैमेज टू द प्लेंटिफ। कि पहली बात उस डिफेंडेंट की कुछ ड्यूटी थी, दूसरा उसने उस ड्यूटी को ब्रीच किया, तीसरा उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से कुछ डैमेजेस कॉज हो गए। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। Then plaintiff has also to show that the damage thus caused is not too remote a consequence of the defendant's negligence। यानी कि there should be proximate relationship, there should be high probability कि उसने ऐसा किया, प्लेंटिफ की डिफेंडेंट की गलती की वजह से मुझे नुकसान हुआ है। अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं करता, अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करता तो मुझे ऐसा नुकसान नहीं होता। तो यानी कि जो डिफेंडेंट का एक्ट है और जो प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है उनके बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए, क्लोज कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज लेट अस सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, साक्षी स्लिप्स and falls in a grocery store due to a wet floor that had no warning signs. Is the grocery store liable for negligence? अब साक्षी ग्रोसरी स्टोर में कुछ खरीदने जाती है, वो वहां वेट फ्लोर पे गिर जाती है जहां पर कोई साइंस नहीं लगाए गए थे कि दैट दिस फ्लोर इज वेट। नाउ इज द ग्रोसरी शॉप liable for the injuries caused to Sakshi? So let us go through the options. A कहता है yes, the grocery store had a duty to take care, maintain a safe environment for its customers, and the absence of warning signs indicates a breach of that duty. So this is the right answer. So उन्होंने warning signs नहीं लगाए, it is a breach of duty, it has been stated in this line, and उनका duty to take care है कि उनकी दुकान पे कोई कस्टमर आ रहा है तो वो उनकी जिम्मेवारी है, उनके स्टोर पे जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनका वेल बीइंग का टेक केयर करना इज द ड्यूटी ऑफ द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। देन no accidents can happen in the grocery store cannot be held liable, not true. Partially liable as it depends on whether Sarah was paying attention while walking, this is not true. Sarah की जगह here it will be Sakshi। ठीक है, then D क्या कहता है, insufficient information to determine as more details about the incident is required। डिटेल्स तो बहुत सफिशिएंट दी गई हैं कि वो वहां पर लेने गई, वहां वेट फ्लोर से फिसल के गिर गई, उसको इंजरी कॉज हो गई। अब वो भाई ग्रोसरी स्टोर की जिम्मेवारी है ना कि वो प्रॉपर साइंस डिस्प्ले करेंगे दैट प्लीज बी केयरफुल, डोंट कम नियर दिस एरिया, देयर इज वेट फ्लोर एंड यू माइट स्लिप। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रोसरी स्टोर। सो अकॉर्डिंगली ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Second is Raj, a driver, rear-ends another vehicle because he was texting while driving। अब जो राज है गाड़ी चलाते हुए एक दूसरी गाड़ी में टक्कर मार देता है, क्यों? बिकॉज ही वॉज टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग। अब वो गाड़ी चलाते हुए फोन यूज कर रहा था और किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहा था, वो करते हुए उसने आगे वाली गाड़ी में गाड़ी ठोक दी। अब किसकी लाइबिलिटी है? इज राज लाइबल फॉर नेग्लिजेंस? यहाँ पे क्या नेग्लिजेंस की लाइबिलिटी होगी राज पर? लेट अस हैव अ लुक। ए कहता है यस,
Raj failed to exercise reasonable care by engaging in distracted driving which constitutes a breach of duty. B कहता है no accidents can occur, कि accident तो होते रहते हैं, so it is no big deal, so this is not true. Partially liable as other driver could have contributed, this is not true. Insufficient information, this is not true. So A is the correct answer. क्यों? बिकॉज राज की ड्यूटी थी दैट वाइल यू आर ड्राइविंग यू शुड जस्ट फोकस योरसेल्फ ऑन द ड्राइविंग. और अगर आप ड्राइविंग से अपना फोकस हटा के टेक्सटिंग पे कर रहे हो और उसकी वजह से कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है देन इट विल बी सोलली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्यों? इसमें भी अगर हम टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस लगाएं तो कोई भी एक रीजनेबल आदमी, कोई भी एक प्रूडेंट आदमी गाड़ी चलाते हुए फोन नहीं चलाएगा. क्यों? क्योंकि उसको पता है दैट देयर विल बी हाई चांसेस ऑफ कॉजिंग एक्सीडेंट और इंजरिंग समवन. सो अकॉर्डिंगली द आंसर विल बी ऑप्शन ए. Next question is, Pushkar, a doctor, misdiagnoses a patient's condition and prescribes the wrong medication, causing harm. Is Michael liable for negligence? यहाँ पर माइकल की जगह we will write पुष्कर, कि पुष्कर ने ही, पुष्कर एक डॉक्टर है, उसने गलत सब्सक्रिप्शन लिखी, गलत दवाइयां दी, उसकी वजह से उसके पेशेंट को हार्म कॉज हो गया. तो क्या लायबिलिटी होगी पुष्कर की? नो. पहला ऑप्शन है नो, मेडिकल एरर्स कैन अकर एंड इट डज नॉट नेसेसरीली इंडिकेट नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर. नो, क्योंकि अगर आप डॉक्टर हो तो आपसे कुछ सर्टेन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक्सपेक्ट की जाएगी, दैट यू विल बी डिलीजेंट और यू विल बी रिस्पॉन्सिबल इन योर एक्शंस. देन yes, Pushkar breached his duty of care as a doctor by providing a misdiagnosis and incorrect treatment resulting in harm to the patient. So B will be the right answer. कि उसने मिसडायग्नोसिस किया और उससे गलत दवाई दी तो उसकी लाइबिलिटी उस पर आएगी. देन पार्शली लाइबल एज पेशेंट मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द हार्म बाय नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मेडिकल हिस्ट्री. डी कहता है नो, पुष्कर डिडंट वांट टू कॉज एनी हार्म देयरफॉर ही इज नॉट लाइबल. अब उसकी ड्यूटी थी. अब ये बात कह रहा है कि उसने एक्यूरेट मेडिकल हिस्ट्री प्रोवाइड नहीं की, हो सकता है इसलिए उसने मिसडायग्नोस किया हो, इसलिए गलत दवाई दी हो. दिस इज नॉट रेलेवेंट, क्योंकि ये हमारे पैसेज में जरूरी, पैसेज में कहीं पर भी मेंशन नहीं है. पैसेज में सीधा लिखा है उसने मिसडायग्नोस किया, गलत दवाई दी तो उसकी लायबिलिटी अराइज होगी. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. Now after this, next is a construction company fails to secure a construction site and a pedestrian is injured due to falling debris. Is the construction company liable for negligence? एक कोई कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही थी और उसने प्रॉपर उसको वहां पर वो नहीं किया, बैरिकेड नहीं किया कि जो डेब्रीज हैं उस पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल लोगों पर ना गिरे और लोगों को इंजरी कॉज ना हो. तो देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी. नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शंस कि ऑप्शंस क्या कहते हैं. Is the company liable for negligence? ये पूछा गया है. Yes. A option कहता है yes, the construction company had a duty to take care to ensure the safety of passerby and their failure to secure and prevent the site constitutes negligence. So very simple, इसका आंसर होगा A, क्योंकि वो कंपनी की ड्यूटी है कि उस कंस्ट्रक्शन साइट को प्रॉपरली बैरिकेड करना ताकि लोगों को कोई इंजरी कॉज ना हो. B ऑप्शन कहता है एक्सीडेंट्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स आर कॉमन. ये क्या बात हुई भाई कि कंस्ट्रक्शन साइट पे तो एक्सीडेंट होते रहते हैं तो इसलिए कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है. दिस इज नॉट डिफेंस. सो बी इज नॉट द राइट आंसर. सी कहता है पार्शली लायबल एज पेडिस्ट्रियन मे हैव कंट्रीब्यूटेड. दिस इज नॉट ट्रू. डी कहता है इट इज अनसर्टेन वेदर द कंस्ट्रक्शन कंपनी इज लायबल फॉर नेग्लिजेंस विदाउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस. दिस इज स्पेसिफिक इन इटसेल्फ. जहां पर कंपनी ने सिक्योर नहीं की कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि उसको प्रॉपरली बैरिकेड नहीं किया, उसको प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया, जहां पर इंजरी के चांसेस बन रहे हैं, तो कंपनी विल बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम. Now fifth question says Susan, a property owner, fails to repair a broken staircase railing leading to a visitor falling and getting injured. Is Susan liable for negligence? कि सूजन एक प्रॉपर्टी ओनर है, उसने अपने घर पे किसी को प्रॉपर्टी देखने के लिए बुलाया और उसने अपनी स्टेयरकेस को रिपेयर नहीं किया था जिससे गिर के किसी को इंजरी कॉज होगी. सो विल शी बी लायबल? सो ए ऑप्शन कहता है यस, Susan has a duty to take care as property owner to maintain safe conditions and her failure to repair the broken railing constitutes negligence. B कहता है no accidents can happen. This is not true. C कहता है partially liable as the visitor may have been distracted or careless while using the staircase. D कहता है none of the above.
So on the basis of information given, A will be the correct answer. That if you are calling someone to your house, it is your responsibility, it is your duty to take care that all the things are in order. अगर आपको पता है कि वहां पर कोई ऐसी चीज है जिससे किसी को इंजरी कॉज हो सकती है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उस पर्सन को उस चीज से अवेयर करें, दैट प्लीज डू नॉट गो और प्लीज डू नॉट यूज द स्टेयरकेस, यू मे हार्म योरसेल्फ. So it is your duty. So accordingly, A will be the correct answer for this particular question. Now after this, next passage is on the basis of your liability. So what does it say? On 7th May 2020, a major leakage of styrene gas was reported from the plastics manufacturing plant LG Polymers located on the outskirts of Visakhapatnam city. यानी कि एक major leakage हुई styrene gas की. The accident took place when the cooling system of a polymers plant got clogged due to the mismanagement of factory. तो mismanagement की वजह से ये accident हुआ, resulted in turning the city into a gas chamber. The gas was leaked was styrene gas, which is a hazardous chemical. ठीक है, तो जो gas leak हुई, it is a hazardous chemical. Under Rule 2E plus Entry 583 of Schedule 1 of Manufacture, Storage, Import and Hazardous Chemical Rules of 1989. यानी कि जो गैस लीक हुई, it was a very hazardous substance. अब पहला प्रिंसिपल की बात करते हैं, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल. वो क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ पोल्यूटर पेज इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल लॉ. ये प्रिंसिपल एनवायरमेंटल लॉ का है, which places an obligation of compensating the damage to the people who ought to reimburse it and also have the capacity to disburse it. यानी कि जिसकी गलती है उसको compensate करना पड़ेगा, reimburse करना पड़ेगा. The principle explicitly affirms that the person who damages or destructs the environment, जो damage या destruct करता है environment को, has the absolute obligation, उस पे complete obligation होगी to bear the cost of ameliorating the environment. कि आप environment को खराब कर रहे हो तो उसके cost भी आपको ही pay करनी पड़ेगी. Now in Enviro Legal Action versus Union of India case, the Apex Court of India held that polluter is legally responsible to reimburse the individual as well as pay for the revision and in the engaged environment. कि अगर आप किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को कोई भी लॉस कॉज कर रहे हो तो उसकी कॉम्पनसेशन भी आपको ही पे करनी पड़ेगी. ठीक है, सो इंडिया में कौन सा केस था ये? एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नाउ आफ्टर दिस, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, व्हाट डज इट से? द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1868 इन द केस ऑफ रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर. ये मैंने आपको अभी बताया था, where the court held that any person who uses his or her land, जो अपनी प्रॉपर्टी को यूज करता है in an unnatural manner and who keeps any hazardous substance, जो अपनी प्रॉपर्टी पे कोई hazardous substance स्टोर करता है, on such premises would be held liable under the principle of strict liability for any damage. अब इस hazardous substance से अगर कोई भी damage cause हुआ तो who will be the liable person? The owner of that property. Occurred on the escape. अब अगर ये आपकी प्रॉपर्टी से बाहर चला जाता है ये hazardous substance, then you will be held liable for any sort of damage caused. However, the person is liable only when there is non-natural use of land. यानी कि non-natural use कर रहे थे आप आपकी प्रॉपर्टी का एक सर्टेन वे में यूज कर सकते हो. अगर आप उससे हटके किसी नॉन नेचुरल वे में यूज करते हो, इट विल अमाउंट टू द टॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. ठीक है, देन द प्रिंसिपल ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट लायबिलिटी वेयर द एस्केप इज ड्यू टू एन एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स. यानी कि अब यहाँ पर कुछ डिफेंसेस दिए गए हैं. एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स, act of God. For example, in natural calamity due to the person injured or when it happens with the consent of the person injured or with statutory authority. अब आपने आपकी प्रॉपर्टी पे कोई hazardous substance स्टोर किया है बट बाहर बोर्ड लगाया है that please do not enter the premises, you may get yourself injured. ये पढ़ने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अंदर चला जाता है यानी कि उसको फिर कोई इंजरी कॉज हो जाती है तो वो कोई डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता. क्यों? Here the plaintiff is the wrongdoer. प्लेंटिफ ने खुद कोई गलती की है, प्लेंटिफ ने खुद इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से उसे कुछ नुकसान हो गया. देन प्रिंसिपल 3 है एब्सोल्यूट लायबिलिटी.
एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या कहता है? इज अ स्ट्रिंजेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यानी कि स्ट्रिक्ट फॉर्म है, और भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से और भी ज्यादा सिवियर फॉर्म है, एज इट इज डिवॉइड ऑफ एनी एक्सेप्शंस। यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस अवेलेबल नहीं है, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द केस ऑफ, पहला कौन सा केस था इसका? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Now, this principle implies that whenever an enterprise is engaged in any dangerous or hazardous activity that threatens the people working in the enterprise or those living nearby, तो यहाँ पर क्या है? अगर आप आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो आसपास के लोगों को थ्रेटन करता है या वर्कर्स को थ्रेटन करता है, उनकी हेल्थ को थ्रेटन करता है, then it owes an absolute and non-delegable duty to the community to any harm that is caused। अब उस हैजार्डस सब्सटेंस की वजह से किसी को कोई भी इंजरी कॉज हो जाती है, देन यू विल बी मेड एब्सोल्युटली लायबल। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स विल द कंपनी LG पॉलीमर्स बी हेल्ड लायबल। तो जो हमने पैसेज के बिगिनिंग में पढ़ा, LG पॉलीमर्स से स्टाइरिन गैस रिलीज हुई, उससे लोगों को इफेक्ट हुआ, तो गैस रिलीज हुई, आपने एक हैजार्डस सब्सटेंस स्टोर किया था, तो उसमें पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ऑल द प्रिंसिपल्स विल बी अप्लाइड। क्योंकि आपकी कंपनी से या आपकी फैक्ट्री से गैस रिलीज हुई विच वाज नॉट परमिसिबल, तो हियर all the above, all the three options will be applicable. Polluter pays principle is applicable, strict liability principle applicable, and absolute liability का principle भी applicable होगा। ठीक है, now after this next is, as per the polluter pays principle, LG polymers will be liable to pay। polluter pays principle के अगर हम accordingly देखें तो क्या liability है इसकी, LG polymers की? एक कहता है अमाउंट ऑफ मनी फॉर रेस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट ओनली, कि जो एनवायरमेंट को नुकसान हुआ सिर्फ वो कॉम्पनसेशन पे करनी है। दूसरा, अमाउंट ऑफ मनी फॉर रेस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड कॉम्पनसेशन टू इंडिविजुअल्स हु सफर्ड द लॉस, यानी कि सिर्फ आपको एनवायरमेंटल कॉस्ट नहीं पे करनी, आपकी वजह से जो लोगों को भी नुकसान हुआ है आपको वो भी कॉम्पनसेशन पे करनी है। थर्ड है कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स ओनली, यानी कि जो सिर्फ विक्टिम्स हैं, जिनको कुछ इंजरी कॉज हुई है, आपको सिर्फ उन्हें ही किसी फॉर्म ऑफ की कॉम्पनसेशन पे करनी है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको आपकी वजह से जो एनवायरमेंट को डैमेज कॉज हुआ है उसकी भी कॉम्पनसेशन आप पे करोगे, और अगर किसी को कुछ लॉस कॉज हुआ है उसकी भी कॉम्पनसेशन आप ही पे करोगे। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। Okay, now coming to the third question, a company ABC Limited operates as an industrial chemical plant in the city of Azadnagar due to an earthquake। अब यहाँ पे earthquake की वजह से on July 22 the valves of the reactors in the plant get damaged, due to which the operators could not properly transport the hazardous gas for chemical vaporization, resulting in the gas leakage। So the gas leakage resulted in death of 12 workers. 12 workers died because of it, and also some people living nearby the plant, जो plant के आसपास भी रहते थे, उनमें से भी कुछ लोगों की death cause हो गई। In this situation, in order to decipher the liability of ABC Limited, choose the best option। ABC Company Limited की क्या liability होगी? A कहता है ABC Limited can be held liable under the principles of strict and absolute liability and polluter pays principle as well। B कहता है ABC Limited can be held liable under the polluter pays principle and principle of absolute liability but can be exempted under the rule of strict liability। ठीक है, then C कहता है ABC Limited will not be held liable under any of the principles। D कहता है ABC Limited will be held liable under strict and absolute liability but not under the principle of polluter pays principle। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक क्या है? एक नेचुरल कैलेमिटी है, which is one of the defenses available under what? Which is one of the defenses available under your principle of strict liability। So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कि principle of absolute liability and polluter pays principle will be applicable but not the rule of strict liability। So fourth question is the argument of LG Polymers that he did not know that the styrene gas could leak। कि अब जो कंपनी है वो ये डिफेंस दे रही है कि हमें पता ही नहीं था कि गैस लीक भी हो सकती है, तो इज इट अ वैलिड डिफेंस?
सो ए कहता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड कैन रिड्यूस देयर लायबिलिटी अंडर द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। बी कहता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड कैन रिड्यूस देयर लायबिलिटी अंडर द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल। सी कहता है इट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट एंड विल नॉट हेल्प इन रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ एलजी पॉलीमर्स अंडर एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स। डी कहता है इट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट एंड मे हेल्प इन रिड्यूसिंग द लायबिलिटी अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये डिफेंस कि हमें तो पता ही नहीं था कि गैस लीक भी हो सकती है और लोगों को इंजरी कॉज हो सकती है, इट इज नॉट अ वैलिड डिफेंस अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ना तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ना स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल, ना एब्सोल्यूट लायबिलिटी, कहीं पर भी आप ये डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस इज XYZ, a company operating a pesticide factory in the city of Rampur, on one day due to negligence of factory staff there is a leakage of pesticide gas, as a result of which many pests and insects which feed on the plantation crops nearby farm are killed। तो यहाँ पर किसको हार्म कॉज हुआ है? पेस्ट को और इंसेक्ट्स को। देयर इज नो हार्म कॉज टू द पीपल लिविंग। सो जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको कोई इंजरी कॉज नहीं हुई है, और द वर्कर्स ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री, जो वर्कर्स भी थे उनको भी कोई इंजरी नहीं हुई। However, leakage was so humongous that it required the quality of the air, causing breathing problems for the people living around the area. But लोगों को breathing problem जरूर create हुई। इस केस में X will be absolutely liable but not strictly liable। B कहता है X will not be liable under the strict and absolute liability principles because the leakage only killed the pest and the insects। C कहता है XYZ's liability under the strict and absolute liability will depend on the inquiry as to whether leaked pesticide gas was a hazardous substance or chemical or not, and XYZ will be liable under the polluter pays principle। So C is the right answer। क्यों? क्योंकि जब भी हमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो वो गैस लीक हुई वाज इट अ हैजार्डस सब्सटेंस। अगर वो हैजार्डस सब्सटेंस होगी तो ही ये प्रिंसिपल अप्लाई होंगी, बट क्योंकि एनवायरमेंट में इफेक्ट क्रिएट हुआ है तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल तो जरूर अप्लाई होगा। सो अकॉर्डिंगली सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Now homework, as I discussed with you in between the class, I asked you which defenses are available to the defendant under the strict liability। Strict liability के अंदर कौन कौन से defenses एक defendant के पास available होते हैं। I would like to answer this, I would like to answer like all of you to answer the same question in the comment section। ठीक है, I'll be waiting for the response of all the students। So that's all for today's class। आज की क्लास में हमने टॉर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया और जिसमें हमने ब्रॉडली दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन की। वन वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस एंड अनदर वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ लायबिलिटीज, जहां पर हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में डिस्कस किया एंड स्लाइट डिस्कशन रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी ऑल्सो। So that's all about the concept of tort law। I hope you all have understood the concept of tort law। पहली वाली क्लास में भी और आज वाली क्लास में भी जो चीजें डिस्कस हुई आपको सब समझ में आ गई होंगी। If you have any doubts, you can ask me in the comment section। I'll be answering to your doubts there। All right. So thank you everyone। I hope you all have an amazing day ahead। Thank you।